कक्षा 10वीं विज्ञान धातु एवं धातु कर्म आज पढ़ाने जा रहा हूं मैं आर.एस. प्रसाद सर। आज आप लोगों को धातु एवं धातु कर्म के बारे में पढ़ाऊंगा। चलिए, ये अध्याय हमारा नवा अध्याय है धातु एवं धातु कर्म। मेटल्स एंड मेटलर्जी के बारे में पढ़ाया जाएगा। को ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। चलिए ध्यान करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है धातुओं के भौतिक गुण धर्म कौन कौन से होते हैं। व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स, कैसे इसके बारे में डिफाइन करते हैं। तो पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है धातुओं के बारे में, बहुत कुछ जाना है, तो इसको इस बार जानना है। पिछली कक्षाओं में हमने धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में सीखा। हम जानते हैं कि धातुएं कैसी कैसी होती हैं, चमकीली होती हैं और इन्हें पीट करके पतली चादर बनाई जा सकती है, पन्नी बनाई जा सकती है और इन्हें पतले तारों के रूप में खींचा जा सकता है, यानी इनसे तार बनाए जा सकते हैं। धातुएं ऊष्मा और विद्युत दोनों की सुचालक होती हैं, अच्छी तरह से पता है आपको। और धातुओं को पीटने से इनमें से आवाज उत्पन्न होती है, ये भी पता है आप लोगों को अच्छी तरह, सोनोरस बोलते हैं इसको। तथा सामान्य धातु में सभी धातुएं उच्च ताप पर पिघलती हैं, यानी जिस हर एक की जो प्रॉपर्टी होती है वो उच्च ताप पर पड़ती है, लेकिन हर एक में नहीं होता। जैसे मरकरी है वो सामान्य ताप पर ही पिघली हुई अवस्था में रहता है। चलिए धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में जान लेते हैं। तो हम जानते हैं धातुएं क्या होती हैं, आघातवर्ध्य होती हैं, तन्य होती हैं, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं और ये धात्विक ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ये तो अभी बताया ही मैंने आपको। इसके गलनांक व क्वथनांक दोनों ही बहुत उच्च होते हैं, यानी बहुत अधिक ताप पर ये गलती हैं या उबलती हैं। किंतु उनमें कुछ गुण अधातुओं में भी पाए जाते हैं। ऐसा जैसा गुण इनका है धातुओं का, ऐसा गुण कुछ धातुओं में भी पाया जाता है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, कार्बन का अपरूप हीरा। हीरा चमकदार होता है जबकि वो अधातु आता है, चमकदार हो गया। ऊष्मा का सुचालक है। ऊष्मा का सुचालक ध्यान रखना हीरा नहीं होता है, ऊष्मा का सुचालक ग्रेफाइट होता है, उसी का अपरूप है। जबकि दूसरा अपरूप ग्रेफाइट ये सुचालक नहीं, ये कुचालक है, ध्यान रखना, ये कुचालक है। हीरा चमकदार तथा ऊष्मा का कुचालक होता है, जबकि दूसरा अपरूप ग्रेफाइट दूसरा रंग का होता है और विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ध्यान रखना, लेकिन हीरा जो होता है वो कुचालक यानी अचालक की भांति कार्य करता है। अब थोड़ा आयोडीन को देखते हैं। आयोडीन तो अधातु है, लेकिन फिर भी जो है इसमें ऐसी कुछ रवे होते हैं जो चमकदार दिखाई देते हैं, इसलिए जो है एकदम फिक्स नहीं कहा जा सकता है कि इनके गुण जो है इनके आधार पर ही लेने चाहिए। इसका मतलब किसी एक गुण के आधार पर तत्व को धातु और अधातु की श्रेणी में रखना उचित नहीं है, यानी कि हम इसमें एक ही गुण को देख करके ऐसा कहें कि नहीं ये धातु है ये अधातु है, तो ऐसा नहीं हो पाता है। चलते हैं आगे, देखते हैं हम जरा क्या कुछ बातें हैं, क्या है ये चीज दी हुई। आपको सामने जो है कई सारी प्रश्नलियां दिखाई दे रही हैं। तो ये पहली प्रश्नली है, एक है, ये दूसरी प्रश्नली है, ये तीसरी प्रश्नली है, चौथी हो गई, ये पांचवी हो गई और ये छठी प्रश्नली हो गई। जरा ध्यान देना, इसमें एक खास बात है कि इन प्रश्नलियों में कुछ विशेष बातें हैं, उसी बातों को ध्यान रखना है। इसमें भरा हुआ क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है। इन सब में अधिकतर में इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन भरा है। तो कॉपर सल्फेट जरा मैं यहां लिख दे रहा हूं, कॉपर सल्फेट, ये विलयन इसके अंदर भरा हुआ है, यहां पर है, ये दिखाई दे रहा, नीले रंग का दिखाई दे रहा है सारा विलयन। और इसके अंदर ऑलपिन डाली है। ऑलपिन का मतलब इसमें आयरन डाला गया है। कॉपर सल्फेट का मतलब इसके अंदर कॉपर है। अब यहां पर चलते हैं, दानेदार ये जिंक दिखाई दे रहा है, ये कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर सल्फेट में क्या हुआ, यहां Cu हुआ, यहां पर भी क्या था, Cu था, और ये दानेदार जिंक यानी Zn है। अब जरा यहां देखिए, कॉपर की छीलन है, मतलब नीचे की तरफ कॉपर हो गई, Cu हो गया, और ऊपर की तरफ क्या हो गया, ये Zn विलयन हो गया। ऐसा यहां पर देखिए जिंक सल्फेट का ही विलयन डाला गया है, यहां भी जिंक सल्फेट का विलयन डाला गया है, तो ऊपर की तरफ क्या हो गया, Zn हो गया, और ये जो नीचे पड़ी हुई है मैग्नीशियम का टुकड़ा है, मतलब ये Mg हो गया। ऐसे ही फिर से यहां दानेदार जिंक आपको दिखाई दे रहा है, यानी जो है नीचे की तरफ Zn हो गया और ये ऊपर जो हो गया वो आयरन हो गया, फेरस सल्फेट FeSO4। ये सोडियम क्लोराइड है, यानी सोडियम धातु Na हो गई, और इधर दानेदार जिंक हो गया, ये जिंक आ गया आपका। तो मेरे ख्याल से सारी बातें इसके अंदर कंफर्म हो गई होगी क्या हुआ है। अब इसमें जब इनके विलयन में इनको डुबोया जा रहा है तो होता यह है
कि कुछ के कलर चेंज हो जाते हैं और कुछ के कलर चेंज नहीं हो पाते हैं, ज्यों के त्यों बने रहते हैं। तो इसमें जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वो दूसरी वाली धातु को हटा देगी और खुद उसका स्थान ले लेती है। जैसे हम नीचे एक एग्जांपल देखना चाहूंगे, इसके बारे में सब कुछ डिटेल से बताया गया है क्या क्या हुआ किसमें। तो ये पहले तो चित्र आप लोग बनाएंगे, चित्र बनाने के बाद ये ध्यान रखेंगे कौन सी टेस्ट ट्यूब में क्या क्या है, पहले में क्या है, दूसरे में क्या है। इसका नाम यहाँ पर वैसे अ ब स के रूप में दिया हुआ है। ये अ दिया हुआ है, ये ब दिया हुआ है, और ये स दिया हुआ है, और ये द दिया हुआ है, और ये ई और एफ के रूप में दिया हुआ है। ना मैंने 1 2 3 4 5 6 के रूप में दिया था, तो यहाँ इस तरीके से दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं, हम इन दोनों में बात करते हैं क्या कुछ बातें सामने आती हैं। तो इसमें क्या देखना है, देखा गया है कि अ में आयरन कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। ध्यान रखना, कॉपर को हटा देता है पहले वाले में। आयरन जो होता है, नीचे आयरन पड़ा हुआ था यानी उसका कलर चेंज हो जाता है। नीचे आयरन पड़ा हुआ था, नील्स थी पड़ी हुई जो यानी कि आयरन की पीने पड़ी हुई थी, वो कॉपर सल्फेट के विलयन से हटा देता है कॉपर को और खुद आ जाता है यानी आयरन सल्फेट बना लेता है। चलिए ब में देखते हैं, ब में क्या होता है, जिंक है, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटा देता है यानी इसमें कॉपर को हटा देता है। चलिए द में देखिए, मैग्नीशियम जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को तथा ई में जिंक आयरन सल्फेट आयरन को विस्थापित कर देता है। तो यह ध्यान रखना है, जिंक सल्फेट विलयन में जिंक को, जिंक सल्फेट विलयन में जिंक नहीं होगा, कुछ और होगा। जब देखते हैं जिंक सल्फेट के विलयन में क्या डला हुआ था, ये रहा जिंक सल्फेट के विलयन में मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम को चलिए देखते हैं, यहां पे मैग्नीशियम है, जिंक सल्फेट के विलयन को विस्थापित कर देता है। चलिए, जबकि प्रेफरेंसली स में तांबा जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को और फ में जिंक सोडियम क्लोराइड के विलयन से सोडियम को विस्थापित नहीं कर पाता है, मतलब इन दोनों में विस्थापन नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें जो सक्रियता है वो जिसकी ज्यादा होती है वही कम वाले को विस्थापित कर पाता है। तो यहां पर जो एक श्रेणी प्राप्त होती है उसको हम विद्युत रासायनिक श्रेणियों का नाम देते हैं और सक्रियता श्रेणी के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं, वह धातु जो किसी अन्य धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर रही है अथवा कर देती है अधिक सक्रिय धातु कहलाती है। धातुओं को उन सक्रियता के घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, यानी एक श्रेणी प्राप्त होगी उसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं, एक्टिविटी सीरीज कहते हैं। और उसी एक्टिविटी सीरीज के आधार पर हम ये तय करते हैं कि कौन सी धातु किसको विस्थापित कर देगी। तो हम उस सीरीज के बारे में देखना चलेंगे, श्रेणी कैसे दी हुई है। कुछ धातुओं की सक्रियता सारणी 2 में दिखाई गई, मैं सारणी अब इस टाइम खोल करके दिखाऊंगा, सारणी आपके सामने रहेगी। उसमें कौन कौन सी धातु कैसे ऊपर है, तो ऊपर वाली धातु हमेशा नीचे वाली धातु को विस्थापित कर दे। थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में भी श्रेणी में। ये सारणी आपके सामने दिखाई दे रही है, घटती अभिक्रियाशीलता यानी नीचे की तरफ ये घटती हुई जा रही है, ये नीचे का साइड है, नीचे की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे इसकी सक्रियता घटती जाएगी। चलो देखते हैं, जैसे लिथियम है सबसे सक्रिय धातु कहलाती है, उसके बाद पोटेशियम का, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। प्लेटिनम सबसे नीचे आ गया यानी बहुत ज्यादा कम क्रियाशील होता है, गोल्ड उससे थोड़ा कम होता है, सिल्वर उससे भी कम, मरकरी और कम हो जाएगा। इस तरह से करते हुए ये घटते क्रम में दी गई है। कॉपर, यानी ध्यान रखना कि ये हाइड्रोजन को एक स्टैंडर्ड मान लेना, हाइड्रोजन के जो नीचे है धातुएं वो ऊपर वाली सारी धातुएं इसको विस्थापित कर देंगी और जो ऊपर वाली हैं उसको नीचे वाली धातुएं विस्थापित नहीं कर देंगे। तो जरा इसमें देखिए ध्यान से, पहले वाला लिथियम जो है वो पोटेशियम को विस्थापित कर देगा, पोटेशियम जो है वो सोडियम को विस्थापित कर देगा, सोडियम कैल्शियम को विस्थापित कर देगा, मैग्नीशियम एल्युमिनियम को कर देगा और जिंक क्रोमियम को कर देगा। तो जिंक आयरन को कर दिया और कॉपर को भी कर दिया था। देखो ये दोनों यहां पे मिल जाएंगे। ये जो जिंक थी, जिंक ने किस किस को कर दिया था, कॉपर को भी विस्थापित कर दिया था और आयरन को भी विस्थापित कर दिया था। तो ये ध्यान रखना क्यों ऐसा हुआ था, वो जो पीछे आपको कई सारे टेस्ट ट्यूब में दिखाया गया चित्र वो इसी सीरीज के आधार पर है। तो ये सीरीज आप लोगों को याद रखनी चाहिए, जिससे कि कभी कभी ये देते हैं कि ये अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, उस केस में भी इसी चीज से बताया जाएगा। यानी जैसे आपने देखा सभी टेस्ट ट्यूब में अभिक्रिया नहीं होती, यानी सबने विस्थापित नहीं किया था, कुछ एक ऐसे थे जो विस्थापित करने में
असमर्थ रह गए थे। तो उनको याद करने के लिए ये श्रेणी याद करनी पड़ेगी। तो सक्रियता की श्रेणी एग्जाम में कभी कभी पूछी जाती है, कौन किसको विस्थापित करेगा, कौन नहीं करेगा। तो ये श्रेणी आप लोग अच्छे से बनाएंगे भी और याद भी करेंगे। ये जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूं ये सारा का सारा कॉपी के अंदर नोट होना चाहिए, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। एक तो वैसे ही आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऑनलाइन क्लास में दुगनी या तिगनी मेहनत लग जाती है टीचर की। एक तो सारा मटेरियल कलेक्ट करना, फिर ऊपर से पढ़ाना, तो ये थोड़ा सा मेहनत का भी हम लोगों का थोड़ा ख्याल रखिएगा। थोड़ा आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से करिएगा इसको। चलिए देखते हैं कॉपर और मरकरी गोल्ड। इसमें ध्यान रखना प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर। सिल्वर और गोल्ड इन सब तीनों का नाम जो है एक बहुत चर्चित आता है कि इनका जो है ज्वेलरी क्यों बनाए जाते हैं, आभूषण इसकी सहायता से क्यों बनाए जाते हैं। तो सिल्वर बहुत कम क्रियाशील है, गोल्ड बहुत कम क्रियाशील है, प्लेटिनम बहुत कम क्रियाशील है। ये एक दूसरे से किसी से जल्दी क्रिया नहीं करती हैं। जब ये क्रिया ही नहीं करेंगी तो जल्दी से खत्म नहीं होगा, यानी इनका जो है जंग वगैरह इन पे नहीं लगता है और ये आसानी से बहुत दिनों तक, लंबे समय तक चलते हैं। तो इसलिए सिल्वर और गोल्ड और प्लेटिनम की ज्वेलरी बनाई जाती है, मतलब आभूषण बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। तो ये भी प्रश्न आप लोगों का बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखना। मरकरी एक ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पे कैसी होती है, द्रव अवस्था में होती है। ये भी आपको याद रखना है कि ये द्रव अवस्था में होती है। लिथियम जो होती है सबसे हल्की धातु होती है, ध्यान रखना। लिथियम सबसे हल्की धातु है, अगर पानी में डाल दिए तो पानी के ऊपर तैरेगी, ये पानी से भी हल्की होती है। तो ये भी चीजें आप लोगों को याद रहनी चाहिए कि हाँ क्या चीज कैसे हो रही है। चलते हैं थोड़ा सा हम आगे बढ़ चलते हैं, क्या चीज अब आगे चलना है वो भी देखते हैं। अब धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है, यानी कोई धातु अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है या उसमें जलाई जाती है तो क्या होता है। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के पीस को अगर हम जलाते हैं ऑक्सीजन में तो ये क्या करता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। अब ये पाउडर की फॉर्म में आ जाता है। लेकिन जो भी लिखो समीकरण आपको बैलेंस करके लिखना है। कैसे बैलेंस होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 है, इधर तो 2 नहीं है, तो इसको 2 से यहाँ गुणा कर दीजिए। तो मैग्नीशियम के भी 2 हो गए यहाँ पे, तो मैग्नीशियम को भी 2 से गुणा कर दीजिए, ये संतुलित हो गए। तो इसके नाम भी लिखने पड़ते हैं, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यहाँ नाम लिखेंगे। और ये क्या हो गया, ये ऑक्सीजन हो गई, ये भी नाम लिखना है आपको। और ये क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या हुआ ये। अब ये बता रहे हैं अधिक सक्रिय धातु जैसे सोडियम हो गई, पोटेशियम हो गई, लिथियम हो गया, ऑक्सीजन से क्रिया करके खुले में रख दें तब भी कर लेता है ऑक्सीजन, हवा से, हवा में रहती है ऑक्सीजन बहुत सारी। तो अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं हमें से। इसलिए इनका ऑक्सीजन से संपर्क रोकने के लिए इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ध्यान रखना ये मिट्टी का तेल है। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम तीनों बहुत ज्यादा सक्रिय होने के कारण कहां रखी जाती हैं, केरोसिन ऑयल में रखी जाती हैं। ध्यान रखना ये ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती हैं फटाक से, तो ये ऑक्सीजन ना मिलने पाए इनको, तो इनको ऐसी जगह रखते हैं जहां ऑक्सीजन पहुंचने नहीं पाती। तो इसलिए मिट्टी तेल के बर्तन में डुबो देते हैं। ये आपका बर्तन हो गया, तो इसमें क्या करते हैं, मिट्टी तेल यहां तक भर देते हैं और भरने के बाद ये सोडियम के पीसेस यहां पे रख दिया जाता है। लेकिन ये मिट्टी का तेल इनके ऊपर तक होना चाहिए, ये पूरा का पूरा ऊपर तक चढ़ा होना चाहिए था। चलिए देखते हैं सोडियम क्या करता है इस तरह से अभिक्रिया करके। तो ये सोडियम है, सोडियम ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करी और ये सोडियम ऑक्साइड बना लिया, इसका नाम है सोडियम ऑक्साइड। देखो केमिस्ट्री में नाम का लिखना बहुत जरूरी है, अगर नाम नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलते हैं। सोडियम ऑक्साइड बना, ये सोडियम ऑक्साइड जल से भी अभिक्रिया करता है और तुरंत सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या नाम है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। चलिए हम जानते हैं कुछ कम क्रियाशील धातु, जैसे मैग्नीशियम हवा से ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे क्रिया करती है, गर्म करने पर सफेद लौ के साथ तेजी से जलती है। ये भी ध्यान रखना। गुणधर्म के कारण मैग्नीशियम का उपयोग आतिशबाजी में इसलिए करते हैं, ध्यान रखना है इस चीज का, आतिशबाजी में उपयोग किया जाता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है अलग से कि आतिशबाजी में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो आतिशबाजी में कौन सी धातु यूज होती है, मैग्नीशियम यूज होती है। तो ये हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है
कि आतिशबाजी में प्रयुक्त होने वाली धातु का नाम बताइए। तो आतिशबाजी में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? मैग्नीशियम धातु का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलते हैं हम थोड़ा सा आगे कि वो मैग्नीशियम जला कैसे है, उसके बारे में यहाँ दिखाया गया है आपको। ये मैग्नीशियम टोंग से जो है इसने चिमटी से पकड़ रखा है, मैग्नीशियम का ये फीता है। वैसे तो ये केमिकल्स की दुकान पे मिल जाते हैं। मैग्नीशियम के फीते को लेकर के रिबन है, ये मैग्नीशियम का ये रिबन है। रिबन को लेकर के क्या कर रहे हैं, नीचे जला रहे हैं, और नीचे ये एक पॉट रखा हुआ यानी एक बर्तन रखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। प्लेट है ये रखी हुई, वाच ग्लास जिसको बोलते हैं। इस प्लेट में इसको जल रहा है, तो ये जो जली हुई राख है वो कलेक्ट कर रहे हैं। वो जो राख बन रही है उसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसलिए केमिकल भाषा का ही इस्तेमाल करना है हमें। ये वॉच ग्लास होता है, कांच का होता है, बिल्कुल बना हुआ, जिसपे कि हम कोई भी चीज़ अगर जम भी जाती है तो उसको खुरच के अलग कर सकते हैं। तो ये मैग्नीशियम का दहन है जो आपको दिखाया गया, कैसे मैग्नीशियम जलाया जाता है। एकदम से हाथ से पकड़ के नहीं जलाना है, नहीं तो ये आतिशबाजी में बता रहा हूँ पहले से ही काम आ रहा होता है, और बड़ी तेजी से पकड़ेगा ये आग और आपके हाथ को भी जलाने का। तो सावधानी प्रयोग कभी करना, वैसे तो करेंगे नहीं आप लोग, ज्यादा बढ़िया है। चलिए आगे देखते हैं। सामान्य ताप पर जिंक, लेड और एल्युमिनियम धातुएं ये सब वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं और क्या बनाती हैं? ऑक्साइड बना लेती हैं। और ये क्या होता है, ये धातु की सतह पे पतली परत जमा कर लेती हैं। ये पतली परत सतह पे कर लेती हैं और यह परत धातु को ऑक्सीकृत नहीं होने देता, मतलब यही परत हमारा बचाने का काम करती है। चलिए देखते हैं, ये जिंक दिया हुआ है, जिंक है, ये ऑक्सीजन से विक्रिया करके क्या बनाता है? जिंक ऑक्साइड बनाता है। नाम मैंने बताया आपको लिखना पड़ेगा हर एक जगह, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। जिंक ऑक्साइड, मैं नाम लिख करके दे रहा हूं, मेरे को भी नाम लिखा हुआ मिलना चाहिए कॉपी में। इधर क्या है? ये एल्युमिनियम है, ये ऑक्सीजन है, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। नाम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त हो गया। अब क्या है, अब कुछ और बात कर रही हैं। अधिकतर धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कुछ ऑक्साइड जैसे जिंक ऑक्साइड हो गया तथा एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, ये सब उभयधर्मी होते हैं, मतलब क्षार भी होते हैं और अम्ल भी होते हैं। तो ध्यान रखना कौन कौन से हैं, जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ये दोनों नाम याद रखना है, बहुत बार पूछा जाएगा कौन से ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। तो एक तो हो गया जिंक ऑक्साइड और एक हो गया आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो दोनों के नाम आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखने हैं, जो उभयधर्मी गुण रखते हैं, यानी ये वाला गुण रखते हैं, तो आपको रखना है याद। ये ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करके, अम्ल से भी करते हैं और क्षार से भी, दोनों से भी क्रिया करके लवण और पानी बना लेते हैं। ये यहाँ पे दिखाया गया है। Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड है, और ये ध्यान रखना क्या नाम है इसका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से विक्रिया करके ये बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट। ये नाम दिया हुआ है सोडियम एल्यूमिनेट, मैं लिख दे रहा हूं, हो सकता है नहीं दिखाई दे रहा हो आपकी स्क्रीन पे। सोडियम एल्यूमिनेट ये बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट। कॉपर का दहन नहीं होता, लेकिन धातु का कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है, धातु पे काले रंग की एक परत चढ़ जाती है। चांदी के साथ भी ऐसे होता है। सोना धातु उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती, यही वजह है, ध्यान रखना, चांदी और सोना उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से विक्रिया नहीं करती है, और इसी कारण इसके क्या बनाए जाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं। ध्यान रखना, बार बार मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आभूषण बनाए जाते हैं किस किस से, ध्यान रखना क्या क्या चीजें हैं, सिल्वर है यानी चांदी हो गया, ये सोना Au और प्लेटिनम, तीन चीजें हैं जिससे हम आभूषण बनाते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। जो भी चीजें मैं बीच बीच में बताता रहता है वो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा रहता है, और हो सकता है क्वेश्चनों में ना दिया हुआ हो, इसका क्वेश्चन आपको ना दिया गया हो, इसलिए बार बार आप लोग ढूंढेंगे कहां पर दिया हुआ है। इधर जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और याद करेंगे। अब चलते हैं, देखो क्या है। पहला ही क्वेश्चन आया, हवा में खुला छोड़ने पर धातुओं की चमक क्यों चली जाती है। मैंने बताया था ना अभी कि धातुओं के ऊपर उसके ऑक्साइड की परत जम जाती है और वो चमक को कम कर देती है, खुला छोड़ने पर उसकी चमक इसलिए चली जाती है। और एक और बताया अभी, सोना प्लेटिनम धातु का
उपयोग गहने बनाने में क्यों किया जाता है? अभी बताया मैंने, ये ऑक्सीजन से बहुत कम, उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती हैं, इसलिए ये अक्रिय होने की वजह से इनसे क्या बनाते हैं? गहने बनाए जाते हैं। लेड, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम धातुओं का ऑक्सीकरण से अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। अच्छी बात है। लेड होता है पीबी। पीबी जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लेड ऑक्साइड, पीबीओ बनाता है। ध्यान रखना, ये क्या है? लेड है और ये लेड ऑक्साइड। चलिए और देखते हैं मैग्नीशियम का, मैंने पीछे बता ही दिया था, मैग्नीशियम वाला फिर से देख लीजिए, Mg है और ये O2 हो गया, क्या बनाएगा? ये MgO बनेगा। लेकिन ध्यान रखना है इसमें बैलेंस नहीं, ऊपर वाली समीकरण, इसको बैलेंस करिए। ऐसी ऐसी ये मैग्नीशियम की भी बैलेंस कर दीजिए, यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 से गुणा हो जाएगा। एल्यूमिनियम की भी बारी आती है, एल्यूमिनियम का भी देख लीजिए क्या है, ये एल्यूमिनियम है Al, ये ऑक्सीजन से विक्रिया करती है और क्या बनाती है? Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इसका नाम। अब एल्यूमिनियम के तो यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, नहीं हो पाएगा ऐसे। ऑक्सीजन पहले देख लेते हैं, यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएंगे और यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2 3 6 ऑक्सीजन पूरा हो गया, लेकिन एल्यूमिनियम के 4 हो गए तो यहाँ 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो समीकरणों को बैलेंस करके ही लिखना है। ध्यान रखना क्या चीज है? एल्यूमिनियम, और उधर क्या है? ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये भी आपको याद रखना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे बनता है। तो ये मेरे ख्याल से समीकरण जो हैं आप लोग लिख सकते हैं। अब एक और पूछा गया है क्वेश्चन, अगला हमारा, तीनों समीकरणें आपको दे दी हैं, तीनों समीकरणें आसानी से आप लोग लिख लेंगे, तो मेरे ख्याल से ये हो गया साहब। चलिए एक क्वेश्चन दिया हुआ यहां पर, क्या होता है जब धातुएं जल से अभिक्रिया करती हैं? तो धातुएं जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? जो क्रियाशील होती हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं हम। तो ये सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, यानी अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। ये तो सामान्य ताप पर, लिथियम भी ठंडे में ही जल से विक्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस देती हैं और अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। चलो देखते हैं कैसे हम करते हैं। सबसे पहले मैं सोडियम की बात करता हूं। सोडियम हो गया Na, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करी तो क्या बनाया? ये जल से अभिक्रिया दिखानी थी तो H2O लीजिए, ये H2O लीजिए, इसको हटा दीजिए। H2O से जैसे अभिक्रिया करते हैं तो ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और क्या करता है? ये हाइड्रोजन गैस दे देता है, ये हाइड्रोजन गैस बनाया इसने। अब ये इसको बैलेंस करना है तो यहां पर 2 से गुणा कर दीजिए, तो 2H हो गया, 2 यहां हो गया, 4 हो गया, तो यहां पर भी 2 से गुणा कर दीजिए। सोडियम का यहां 2 हो गया तो यहां पर भी 2 से गुणा कर दीजिए। अब ये हमारी बैलेंस हो गई, तो इसका नाम क्या है? सोडियम। ये क्या हो गया? जल हो गया, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है ये, और ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो साथ में आप ऊष्मा भी लिखो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये ऊष्मा हो गई आपकी। ऐसा ही लिथियम होगा तो लिथियम का ऑक्साइड बन जाएगा ये। तो इस तरह से आप लोग बना करके दिखाएंगे। चलिए दिखाया हुआ यहां पे सोडियम का दिखा रखा है इन्होंने। सोडियम जल से विक्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड पीछे दिखाया था, और हाइड्रोजन गैस बन रही है, और ये साथ में ऊष्मा भी निकल रही। तो यहाँ पे लिथियम भी हो सकता है, लिथियम वाला भी केस यहाँ पे आ सकता है। तो लिथियम भी आप लिख करके दिखा सकते हैं। तो लिथियम में क्या हो जाएगा? 2Li आ जाएगा प्लस 2H2O हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, और जब एरो बनाएंगे तो 2LiOH आ जाएगा और प्लस का हाइड्रोजन बन जाएगी H2। तो ये मैंने लिथियम का बना के दिखा दिया। आप पोटेशियम का भी बना के दिखा सकते हो। पोटेशियम में कैसे हो जाएगा? यहाँ 2K आ जाएगा प्लस 2H2O आ जाएगा, और क्या बनेगा? ये बन जाएगा 2KOH आ जाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस आ जाएगी। तो आप इसको लिख सकते हैं आराम से। मैग्नीशियम जैसी कम अभिक्रियाशील धातु ठंडे जल के साथ मंद अभिक्रिया करती है। ध्यान रखना, ये मंद अभिक्रिया करती है, परंतु गर्म जल के साथ क्या करती है ये, या उसके जल वाष्प के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। और क्या बनाती है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इनमें बननी जरूरी होती है, और जो बनी हुई हाइड्रोजन गैस है वो बुलबुले के रूप में निकलती है, और बची हुई धातु सतह से चिपक जाती है। ध्यान रखना, और धातु तैरना भी आरंभ कर देती है। चलिए देखिए, ये मैग्नीशियम है, सॉलिड होता है इसलिए एस लिखा हुआ है। ये जल है,
लिक्विड है इसलिए L लिखा हुआ है, और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और ये हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो ये सारों के नाम आपको लिखने जरूरी हैं। अब क्या है, कुछ चीजें ठंडे में तो नहीं करती है अभिक्रिया, ठीक है, तो गर्म जल के साथ भी नहीं करती, लेकिन जल वाष्प के साथ करती हैं अभिक्रिया। यानी ये जो धातुएं हैं वो जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करती हैं। बनाती क्या है, धातु ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जल वाष्प के साथ अभिक्रिया, गैस दिखाया गया यहाँ पे। और ये बनाता क्या है, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, और ये हाइड्रोजन गैस देता है। ऐसे ये आयरन है, आयरन सॉलिड की फॉर्म में रहता है और ये जल वाष्प है। ये रेड हॉट रहता है आयरन, रक्त तप्त आयरन रहता है, उस पर जल वाष्प प्रवाहित किया जाता है। तो वाष्प को प्रवाहित करते ये आयरन का ऑक्साइड बन जाता है, ये आयरन ऑक्साइड है। और ये क्या बन जाता है, यहाँ फेरिक ऑक्साइड है, हाइड्रोजन गैस भी बन जाती है। ध्यान रखना, सामान्य तापमान पे तांबा हुआ, चांदी हुआ, सोना हुआ, ये सब जल के साथ क्या होता है, अभिक्रिया नहीं करती हैं। ये हमेशा याद रखना है। क्या क्या है, तांबा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, प्लेटिनम भी है, ध्यान रखना, प्लेटिनम भी नहीं करती है अभिक्रिया। तो चांदी, सोना, प्लेटिनम अभिक्रिया नहीं करती हैं, जो कि ऑक्सीजन से भी और जल से भी अभिक्रिया नहीं करती हैं, इसलिए इनकी क्या बनाए जाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, और इसीलिए ये महंगे भी मिलते हैं। थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्या धातुएं अम्लों से भी अभिक्रिया करती हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो धातुएं जो है अम्लों से भी अभिक्रिया करती हैं, देखते हैं क्या कराती हैं। अब कोई भी धातु है, जैसे कि मैग्नीशियम, जिंक और धातु के लोहे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। मैग्नीशियम, जिंक और लोहे की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। तो अच्छी बात है, क्या क्या बनता है वो बता देंगे इसको। तो ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करने पे कॉपर नाइट्रेट बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बनती है और पानी भी बनता है। ये सारी चीजें इसके अंदर बन करके आती हैं। अब चलते हैं, पहले मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का मतलब Mg, ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया होती है, यानी HCl से अभिक्रिया करती है। और क्या बनाता है ये, MgCl2 बना लेता है। और क्या निकलता है इसमें से, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। चलिए बैलेंस कर लीजिए इसको, यहाँ 2 आ जाएगा और ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी ये वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जो बना वो मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसका नाम जो है मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ध्यान रखना है नाम इसका, ये मैग्नीशियम क्लोराइड है। चलिए ठीक है। ऐसे ही आप जिंक के साथ भी अभिक्रिया करके दिखा दोगे, जिंक यहाँ लिख दोगे Mg की जगह जिंक, तो जिंक वाली भी अभिक्रिया बन जाएगी। चलिए जिंक की अभिक्रिया मैं कहाँ पर लिख करके दिखाऊं, चलिए यहाँ लिख करके दिखा दो, केवल अभिक्रिया लिख दे रहा हूँ, बाकी आप लिखना। जिंक हो जाएगा और वैसे ही बन जाएगा 2HCl बन जाएगा, और क्या बनाएगा ये, जिंक क्लोराइड बन जाएगा ZnCl2, और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो चलिए देख लेना इसको भी। अब इसमें एक और प्रश्न बहुत बढ़िया सा आता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ये अम्लराज बहुत ज्यादा पूछा था। सोना, प्लेटिनम धातु सिर्फ अम्लराज से ही अभिक्रिया करती हैं, और नहीं तो किसी और से अभिक्रिया नहीं कर सकते। अम्लराज क्या होता है, ध्यान रखना, ये अम्लराज बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसका भी क्वेश्चन। ये ऊपर आपको दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर, अम्लराज 1 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये 3 भाग है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और 1 भाग जो होता है वो सांद्र नाइट्रिक अम्ल है। 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल को मिलाने पे जो विलयन प्राप्त होगा उसे हम अम्लराज कहते हैं। अब इसमें कोई सी भी धातु डाल दीजिए, वो सारी अभिक्रिया कर डालती हैं, इसलिए इस अम्लराज की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। सबसे ज्यादा क्रिया करने वाला अम्ल जो होता है, वैसे वास्तव में H2SO4 को माना गया है, लेकिन ये इससे ऊपर होता है अम्लराज। इसके अंदर सभी धातुएं घुल जाती, जो इसमें भी नहीं घुलती हैं वो अम्लराज में जाकर के घुल जाती हैं। चलिए अब और आगे देखते हैं। ये कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। जैसे कैल्शियम की जल से अभिक्रिया लिखनी है, तो कैल्शियम तो Ca होता है, और जल तो H2O होता है। बनाता क्या है ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस बन जाता है। चलिए होल ट्वाइस तो बन ही गया। अब
लोहे की जल वाष्प से अभिक्रिया, लोहे की जल वाष्प से अपने हम पीछे उसमें देखा था, वो वैसे ही देनी पड़ेगी आपको अभिक्रिया। लोहे की जल वाष्प वाली अभिक्रिया आपको दिखी थी, कहाँ दिखाई थी, ये थी लोहे की जल वाष्प से। ये है लोहे की जल वाष्प से अभिक्रिया, लिख लेना इसको, लोहे की जल वाष्प से अभिक्रिया, ये वाली अभिक्रिया लिखनी है, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा आपको। चलिए देखते हैं कहाँ पे हम लोग चल रहे थे अभी। ये वाला चल रहे थे हम। अब ये लिख रहे हैं एल्युमिनियम धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया। एल्युमिनियम धातु की कौन सी गैस बनती है, तो ये है एल्युमिनियम धातु Al, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl है, बनाता क्या है AlCl3 है, और हाइड्रोजन गैस बन जाती है। बैलेंस कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले Cl के 3 हैं, तो 3 दूनी, पहले तो हाइड्रोजन को देखिए, यहाँ 3 दूनी 6 कर दीजिए, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा 6HCl। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के भी 6 हो गया, तो यहाँ 3 कर दीजिए, और एल्युमिनियम के यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ पर 2। बैलेंस इक्वेशन ही आपको लिखनी है। और यहाँ CaH2O, ये क्या हुआ था, इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, OH होल ट्वाइस। चलिए इसको बाद में देख लेंगे क्या है, इसको आप लोग लिख लेंगे। हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। क्या हमारा अगला टॉपिक चल रहा था, अब चलते हैं धातुओं की प्राप्ति। ये वाला तो हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अब चलते हैं हम धातुओं की प्राप्ति में क्या चीज़ है, धातुएं वास्तव में प्राप्त कहाँ से होती हैं और कैसे होती हैं, इसके बारे में जानना है। चलिए देखते हैं क्या कुछ बताएगा इसमें। धातुओं की प्राप्ति जो है, वास्तव में जब हम कहीं पे खुदाई करते हैं तो वहाँ से खनिज मिलते हैं, तो खनिजों का पहले अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा कुछ खनिज ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हम जो है इसको ढूंढते हैं। तो भूपर्ण के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ठोस कार्बनिक पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है और इनके भौतिक गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है, खनिज कहलाते हैं। तो खनिज की ये परिभाषा ध्यान रखनी है आपको। खनिज हो गया। धातुओं का निष्कर्षण जो होता है इन्हीं खनिजों से किया जाता है, और ऐसे खनिज जिनमें धातु की मात्रा अधिक और शुद्धता कम होती है, अशुद्धियां कम होती है इसके अंदर, जिनसे धातुओं का निष्कर्षण आसानी से कम खर्च पे, निष्कर्षण जो होता है कम खर्च पे और सुविधाजनक तरीके से किया जा सके, अयस्क कहलाते हैं। तो अयस्क की परिभाषा अलग हो गई और खनिज की परिभाषा अलग हो गई। चलिए ठीक है। सामान्यतः खनिज अलग अलग प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं और सभी अयस्क खनिज होते हैं, किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन, इतनी सी जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको कि कैसे हमें बोलना है इसको। सभी अयस्क खनिज होते हैं किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं। हम कहीं से भी खोद लेंगे उसमें अयस्क थोड़ी ना मिलेगा, तो ऐसा होता है। चलिए धातुओं के अयस्क को उसके नाम लिखे जाते हैं। सबसे पहले अयस्क का प्रकार दिया हुआ है ऑक्साइड दिया हुआ है। ऑक्साइड में कौन कौन से, जैसे हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, बॉक्साइट हो गया, कीसेटेराइट, ये वाला जो है इसका ये सूत्र दिया हुआ है आपको दिखाई दे रहा है। हेमेटाइट का ये आयरन का अयस्क है, आयरन Fe। मैग्नेटाइट ये भी आयरन का अयस्क है, Fe का, ध्यान रखना, आयरन का अयस्क है, ये भी आयरन का अयस्क है। और ये आप कैसीटेराइट दिया हुआ है, ये पहले ऊपर बॉक्साइट दिया है, बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, बहुत अच्छा अयस्क है। और ये कैसीटेराइट दिया हुआ, ये Sn का, टिन का अयस्क है। ये डोलोमाइट है, ये मैग्नीशियम, इसमें से कैल्शियम भी निकल जाते, दोनों ही अयस्क हैं। लाइमस्टोन ये कैल्शियम का है। जिंक कार्बोनेट ये Zn का है, यानी कि इसका कैलामाइन नाम है। अब आता है आयरन पायराइटिस यानी FeS2, ये आयरन का अयस्क है। और ये कॉपर पायराइटिस, इसमें दोनों मिल जाते हैं, कॉपर भी मिल जाता है और आयरन भी मिल जाता है। और जिप्सम, जिप्सम तो बहुत बड़ा है, कैल्शियम का अयस्क है। ये सल्फेट है इसलिए सल्फेट लिया गया, सल्फाइड है इसलिए इसमें S आए हैं, ये दोनों S आए हैं यहाँ पर। और ये कार्बोनेट था, कार्बोनेट में यहाँ देखो मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों आए हैं इसके अंदर। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको दोनों के साथ नहीं बोल करके दो दो चीज मिली हुई है, तो इसका नाम इसका डोलोमाइट रखा गया है। तो डोलोमाइट को आपको याद रखना पड़ेगा। अयस्कों के नाम आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, इसका कोई तरीका नहीं है याद करने का, इसको तो सिंपल याद ही करना है आपको, और कोई तरीका नहीं है। चलिए देखते हैं, ये एक चीज और आ रही है, इसमें क्या कुछ करना है। तो ये छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं,
क्या जिला है, कहाँ पर कौन सा खनिज पाया जाता है। और हमारा जो छत्तीसगढ़ है इसी में धन धान्य से परिपूर्ण है, यानी खनिजों में सबसे ज्यादा खनिज हमारे छत्तीसगढ़ में ही पाए जाते हैं, यानी खनिजों का बादशाह अगर कहा जाए छत्तीसगढ़ को तो कोई गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्या क्या खनिज हमारे यहाँ पाए जाते हैं, इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हेमेटाइट की बात कर लेते हैं। ये हेमेटाइट दिया हुआ है, दंतेवाड़ा में पाया जाता है, बस्तर में पाया जाता है, कांकेर में भी है, नारायणपुर है, रायपुर में भी है और कबीरधाम में भी है। इन जगहों पे ये हेमेटाइट पाया जाता है। बॉक्साइट तो बहुत ज्यादा यहाँ पाया जाता है। तो बॉक्साइट क्या है, सरगुजा में भी है, कोरबा में भी है, जसपुर में भी है, कांकेर में है, बस्तर में है, कबीरधाम में भी है। बॉक्साइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, दोनों हो गए। अब आ जाता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन रायपुर में है, रायगढ़ में भी है, जांजगीर चांपा और कबीरधाम में भी है, बस्तर में भी है, बिलासपुर में भी है, दुर्ग में भी है और राजनांदगांव में भी है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है यहाँ से, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से बॉक्साइट या कौन कौन से खनिज मिलते हैं। तो इसको याद करना है। डोलोमाइट है, डोलोमाइट जो है दुर्ग में भी पाया जाता है, कबीरधाम में भी है, बिलासपुर में है, जांजगीर चांपा में भी है। अब एक और है, ये आया हुआ है एलेक्जेंड्राइट, ये क्राइसोबेराइल करके है, देवभोग रायपुर में ही पाया जाता है। चलिए देखते हैं। कैसीटेराइट ये दिया हुआ है, ये दंतेवाड़ा और बस्तर में पाया जाता है। कोरंडम, कोरंडम दंतेवाड़ा में ही पाया जाता है। सोना है, सोना तो रायपुर, यहाँ सोनखान भी बोली जाती है, सोनाखान भी है भाई, अच्छी तरह ध्यान रखना। रायपुर, कांकेर है, रायगढ़ है, महासमुंद है और बस्तर यहाँ पर पाया जाता है। अबरक है, अबरक रायपुर में भी है, बस्तर में भी है, सरगुजा में भी है और जसपुर में भी है। तो ये वो जगह हैं जहां जहां पर ये खनिज पाए जाते हैं और इन खनिजों की सहायता से हम धातुओं को प्राप्त करते हैं। इनकी सहायता से धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। देखते हैं धातुओं का निष्कर्षण के लिए क्या होता है। वही ये चैप्टर है हमारा धातु कर्म वाला, यानी मेटलर्जी है। अयस्क से प्राप्त करने पर धातु, यानी अयस्क से अगर धातु जब प्राप्त होते हैं, अयस्क तो वो मिला जुला मिट्टी का एक हिस्सा होता है या किसी पत्थर चट्टान से निकाला गया होता है, तो वहां से जो प्राप्त होता है उसको बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। उन सारी प्रक्रियाओं को मिला के जहां तक हमें धातु प्राप्त होती है, क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं, उसको मेटलर्जी बोलते हैं या धातु का निष्कर्षण भी कहते हैं। धातु कर्म में मुख्यतः 3 चरण होते हैं। पहला चरण है आपका अयस्क का सांद्रण, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ओर। दूसरा चरण है इसमें धातु का निष्कर्षण, यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। और फिर तीसरा है जो निकल गई, मिल गई धातु लेकिन उसका शुद्ध नहीं हुआ है, धातु का शुद्धिकरण या प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, तीनों के तीनों इसमें आते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले हम इसको एक चार्ट की सहायता से समझ लेते हैं कि वास्तव में कौन कौन से पद कैसे कैसे चलते हैं और कैसे इनका वर्णन होता है। तो सामने आपके एक ये चार्ट दिखाई दे रहा होगा, होता है, हो सकता है आपकी स्क्रीन पे थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा हो, लेकिन मेरी स्क्रीन पे तो बड़ा दिखाई दे रहा, क्योंकि मैं थोड़ा कंप्यूटर पे बैठा हुआ हूं। चलिए कोई बात नहीं। ये अयस्क है आपका। अयस्क में कहां से लिया गया था, ये खनिजों से प्राप्त किया गया था। तो सबसे पहले उस खनिज का यानी अयस्क का सांद्रण करना पड़ता है। तो जब अयस्क का सांद्रण होता है, सांद्रण की कुछ विधियां हैं जो अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो वो इसके बाद सांद्रण करने के बाद जब बहुत कंसंट्रेट हो जाता है कौन, अयस्क, यानी सांद्रित हो जाता है, तो सांद्रित अयस्क का फिर निष्कर्षण करते हैं। तो निष्कर्षण के 3 हिस्से हो जाते हैं। तो पहला हिस्सा जो जा रहा होता है इधर चल रहा है ये, यानी उच्च क्रियाशील वाली धातुएं आ जाती हैं, इधर इधर की तरफ चल रही है। उच्च क्रियाशील धातुओं में क्या होता है, जो गलित धातु का विद्युत अपघटन कर देते हैं। इसमें जो भी धातु होता है उसका गलित अवस्था में विद्युत अपघटन कर देते हैं और शुद्ध धातु में प्राप्त हो जाती है। ये तो एक शॉर्टकट हो गया, बहुत सीधी साधा तरीका है जिससे कि हम निकाल लेते हैं। लेकिन उच्च क्रियाशील धातुएं होती है, कौन कौन सी होती है, सोडियम होगी, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया। तो इधर के वाले में याद रखना, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारे इसके अंदर आते हैं। अब जो मध्य क्रियाशील वाली होती हैं ये दूसरे नंबर पे आ गई। पहले नंबर पे तो इधर हो गया, दूसरे नंबर पे यहां आ गया नीचे की तरफ। अब मध्यम क्रियाशील यानी बहुत कम क्रियाशील जो बीच वाली होती है उसमें, इसमें कार्बोनेट के अयस्क होते हैं, इसमें सल्फाइड के अयस्क होते हैं। कार्बोनेट अयस्क का तो निस्तापन किया जाता है और सल्फाइड अयस्क का भर्जन किया जाता है। ये सल्फाइड निस्तापन और भर्जन ये दोनों में आगे चैप्टर में आएगा तब बताऊंगा।
अब जब इससे निस्तापित अयस्क मिल गया या भर्जित अयस्क मिल गया, दोनों को ले लेते हैं इस तरह में हम, और इनको यहां कंबाइन करके नीचे लाते हैं, तो धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। दोनों ही विधियों में करने से ऐसा क्या होता है, धातु का ऑक्साइड जाता है, फिर उस धातु में से अपचयन किया जाता है। धातु में जब अपचयन होगा तो धातु प्राप्त होनी शुरू होगी, फिर उस धातु का शोधन कर दिया जाएगा, प्योरिफिकेशन, तो हमें पूर्णतः शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ जो बहुत कम क्रियाशील करती हैं, निम्न क्रियाशील वाली धातुएं तीसरे नंबर पे आ रही हैं। तीसरा नंबर है, ये कैसे होता है इसमें देखते हैं। तो इसमें जो है सल्फाइड के अयस्क आ गए, इसका पहले भर्जन करना पड़ता है, फिर धातु प्राप्त होती है, तो धातु में बहुत कुछ अशुद्धियां रहती हैं, इसलिए उसका परिष्करण किया जाता है। अब ये सारे स्टेप्स आपको एक एक करके बताए जाएंगे, जिससे कि आपको पूरा समझ में आएगा कि धातु कर्म वास्तव में होता क्या है और कितना बड़ा होता है। चलो देखते हैं धातु कर्म का पहला स्टेप, जिसमें अयस्क का सांद्रण आता है, यानी ये वाला स्टेप पहला आएगा, अयस्क का सांद्रण। कैसे हम इसको प्राप्त करते हैं, सांद्रित कैसे करते हैं, तो चलो देखते हैं हम सांद्रित वाले में। अयस्क का सांद्रण है, ये पहला वाला टॉपिक है आपका, अयस्क का सांद्रण कैसे किया जाता है। तो इसमें कई सारी विधि हैं, तो सबसे पहले विधि आ रही है गुरुत्व पृथक्करण विधि। इसमें क्या करते हैं, अयस्क को खूब पीस लेते हैं बारीक, और पीस करके जो है इस पानी की धारा में बहाया जाता है। अयस्क को यहाँ पर छोड़ दिया जाता है, इस तरह से अयस्क को बारीक पीस करके अधिक घनत्व वाले इसमें बहाया जाता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से करके ये कर्व जा रहा है, ये भी कर्व जा रहा है, ये भी कर्व जा रहा है, ऐसे ऐसे करके कर्व बने हैं। तो इन कर्वों में यहाँ पर, यानी इन वक्रों में यहाँ पे जो गड्ढे से हैं, यहाँ आकर के धातु के जो प्योर अयस्क होते हैं वो यहाँ पे रुक जाते हैं, बाकी मिट्टी वगैरह सब इधर आ जाती है, यहाँ आके गिर जाती है, ये आकर यहाँ। तो यहाँ कम घनत्व वाली अशुद्धियाँ आ जाती हैं, और ये पानी रहता है तो इसमें मिल जाता है। तो ये विधि हमारी कहलाती है गुरुत्व पृथक्करण विधि। ये विधि का नाम और चित्र आपको एक साथ बनाना पड़ेगा। जो यहाँ पे था पानी की धारा थी, यानी जल की धारा में इसको धोया जाता है, और अधिक घनत्व वाले जो अयस्क के कण होते हैं वो कहाँ बैठ जाते हैं, ये इन जगहों पे जाकर बैठ जाते हैं। ये दिखाई दे रहा ना, गड्ढे टाइप के बने हुए हैं, इन सभी गड्ढों में बैठ जाते हैं, उसको आसानी से अलग करिए। तो यही इसमें समझाया था, जब अयस्क तथा अधात्री के आपेक्षिक घनत्व में अंतर होता है तब अयस्क के सांद्रण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में अयस्क को बारीक पीस कर पानी की धारा प्रवाहित कर हिलाया जाता है, जिससे अयस्क के भारी कण नीचे बैठ जाते हैं एवं अशुद्धियां ऊपर तैरने लगती है, जिन्हें अलग कर लिया जाता है, अथवा ये पानी की धारा के साथ बहकर अलग हो जाती हैं। प्रायः कार्बोनेट तथा ऑक्साइड अयस्कों के सांद्रण के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो हेमेटाइट अयस्क का सांद्रण इसी विधि से किया जाता है। ध्यान रखना, ये हेमेटाइट जो है अयस्क आयरन का है, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए किसका है। तो ध्यान रखना क्या क्या इसमें लगाती है, एक दो इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो जरा नोट कर लेंगे। वो ये है प्रायः कार्बोनेट तथा ऑक्साइड के अयस्क, ये सब याद करना है आपको, इसकी सहायता से इनका किया जाता है। चलिए दूसरी विधि पे चलते हैं। यह है पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि है। ये चुंबकीय, चुंबक के द्वारा, तो अधिकतर आयरन का ही और काम आएगा इसमें। तो ये एक हुपर है, कीप टाइप का बना हुआ होता है, यहां से इसको अयस्क को डाल देते हैं पीस करके, अयस्क को पीस करके डाल देते हैं। तो ये अयस्क यहाँ से निकलना चालू होता है, और यहाँ से इस बेल्ट पे, ये कन्वेयर है, दिखाई दे रही बेल्ट आपको, इस बेल्ट पे चलना चालू हो जाता है। तो इसमें मैग्नेट लगे रहते हैं, यहाँ पर ये मैग्नेट लगा होता है रोलर पे। तो मैग्नेट लगे होने के कारण क्या होता है, ये चुंबक इसको खींचता है अपनी तरफ और यहाँ जाके गिरा देता है रोलर में। लेकिन जो बाकी चुंबक जिसमें आयरन नहीं होते हैं, यानी चुंबकीय शक्ति से प्रभावित नहीं होते हैं, वो थोड़ा दूर पे जाके गिरते हैं, इधर जाके गिरना चालू हो जाते हैं। तो जो और है अयस्क है वो तो इस तरफ आ गया, और जो अनुचुंबकीय पदार्थ है वो इधर इकट्ठा हो गया। तो ये चुंबकीय पदार्थ इस तरह से अलग कर दिया जाता है और अनुचुंबकीय पदार्थ अलग हो जाता है, और इस तरह करके जो है अयस्क हमारा सांद्रित हो जाता है। तो यही इसमें बताया गया है। अयस्क में चुंबकीय पदार्थ उपस्थित होने पर विधि का उपयोग किया। तो ये पहली बात है, ध्यान रखना कि चुंबकीय पदार्थ तभी होगा जैसे आयरन हो गया। इस विधि में अयस्क को बारीक पीसकर चुंबक पर चलने वाले रबर के पट्टे, कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं इसको, डाला जाता है। अनुचुंबकीय पदार्थ पट्टे के ऊर्ध्वाधर होते ही गिर जाते हैं, परंतु चुंबकीय पदार्थ पट्टे पर तब तक टिके रहते हैं जब तक कि चुंबक के प्रभाव से बाहर नहीं हो जाते हैं। इस प्रकार दो ढेर मिलते हैं, एक चुंबकीय पदार्थ का और दूसरा अनुचुंबकीय पदार्थ का, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो इस विधि में टिन के अयस्क का यूज किया गया है, यानी ये SnO2
उपस्थित चुंबकीय अशुद्धियों को पृथक करने में किया जाता है। ध्यान रखना, जो चुंबक में प्रभावित होती हैं उन्हीं का ही किया जा सकता है इस विधि से, दूसरे का नहीं। जिन पे चुंबकीय प्रभाव नहीं होगा वो बिल्कुल भी इस विधि का उपयोग नहीं कर सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं अब कौन सी विधि आ रही है हमारे पास। ये विधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस विधि के बारे में बिल्कुल नहीं छोड़ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विधि है, इसको ढंग से तैयार करना है आपको। चलिए देखते हैं क्या है। सल्फाइड के अयस्क इसमें क्या करते हैं बता दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं। ये आपको एक बर्तन दिखाई दे रहा होगा, पूरा का पूरा ये बर्तन दिख रहा है, ये बर्तन दिया हुआ दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा ये बर्तन जा रहा है, ये बर्तन आपका दिखाई दे रहा होगा पूरा ये बर्तन। इस बर्तन में जल भरा हुआ है और पिसा हुआ अयस्क है भरा हुआ, और क्या क्या है साथ में, इसमें कुछ चीड़ का तेल भी होता है जिसकी सहायता से झाग बनता है। ठीक है, चीड़ का तेल होता है या फिर केरोसिन ऑयल भी थोड़ा बहुत डाल देते हैं झाग को बनाने के लिए। और ये बीच में जो है वायु का बहुत तेज धारा प्रवाहित की जाती है, बहुत तेज झोंका पहुंचाती है। इससे क्या होता है, पूरे के अंदर बुलबुले उठते हैं और झाग बनना चालू हो जाता है। जैसे ये झाग बनते हैं तो इस झाग में आयरन के यानी जो अयस्क हैं, सल्फाइड वाले अयस्क जो हैं वो हल्के होते हैं, वो ऊपर की तरफ आने चालू होते हैं, यानी अयस्क सारे ऊपर आने चालू हो जाते हैं और इस झाग में उलझ जाते हैं और इन झागों को दूसरी जगह कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहां पर सांद्रित अयस्क कलेक्ट हो जाता है, इधर से गिरता जाता है झाग हमारा। तो झाग बनने के कारण जो है इसे झाग उत्प्लावन विधि कहते हैं। झाग बन गया और ऊपर की ओर आ गया, इसलिए झाग उत्प्लावन विधि। तो ये विधि का ध्यान से याद रखना है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए इस विधि का उपयोग किया। तो अयस्कों के नाम जरूर याद रखना कौन सा है। सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में बारीक पीसे सल्फाइड अयस्क में पाइन तेल, चीड़ का तेल बोलते हैं इसको, ध्यान रखना। पाइन तेल का मतलब क्या हो गया, ये चीड़ का तेल होता है। ये अधिकतर जो है पहाड़ों पे पाया जाता है, अधिकतर उत्तराखंड की तरफ ज्यादा मिलता है। उसमें जल मिला करके और अधिक दाब पर वायु प्रवाहित करते हैं, ध्यान रखना, अधिक दाब पर है और वायु प्रवाहित करते हैं, जिसके कारण झाग उत्पन्न होते हैं। और सल्फाइड अयस्क जो है कणों पर तेल की एक परत बन जाती है, जिसके कारण हवा के बुलबुले से चिपक जाते हैं और इस प्रकार यह कण हल्के होकर झाग के साथ ऊपर आ जाते हैं, जबकि मिट्टी, कंकड़, पत्थर जैसी अशुद्धियां तली में बैठ जाती है। तो नीचे जो है सारी की सारी जो बैठी हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये अशुद्धियां हैं, और जो ऊपर आ गया, ऊपर यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो सांद्रित अयस्क है जो यहाँ कलेक्ट होते हैं। जब इसको इकट्ठा करते हैं, सुखाते हैं, तो ये जो झाग होता है वो तोड़ जाता है पूरा का पूरा, क्योंकि पानी ही होता है एक तरह से, और सांद्रित अयस्क बच जाता है। चलिए अब इसके बाद क्या होता है ये देखते हैं हम जरा। धातु का अब निष्कर्षण करना चालू करते हैं। क्या हुआ, उस धातु का जो अयस्क हमने सांद्रित तो कर लिया, तीनों विधियां हमने पढ़ाई, उस विधि से जो है धातु का सांद्रण हो गया है, सांद्रित कर लिया गया है अयस्क को। अब जो है धातु का निष्कर्षण चालू करेंगे। तो ये धातु के निष्कर्षण का एक टॉपिक आ रहा है आपका। सबसे पहले धातुओं के सल्फाइड या कार्बोनेट का, तो जो सल्फाइड्स हैं वो या कार्बोनेट हैं, उन अयस्क का हम ऑक्साइड में परिवर्तन करते हैं। तो ये जिंक सल्फाइड है, सल्फाइड वाला धातु है यानी अयस्क है, इसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक ऑक्साइड बन जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। तो ये जो विधि है इसमें ध्यान रखना, सल्फाइड जो अयस्क है इसको वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में और गलनांक से कम, गलना नहीं चाहिए इसमें, ध्यान रखना, गलनांक से कम ताप पे गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम भर्जन कहते हैं। ध्यान रखना, रोस्टिंग जो होता है क्या होता है, किसी भी चीज को उसके गलनांक से कम ताप पे गर्म करना भर्जन कहलाता है, भर्जन प्रक्रिया कहलाती है, रोस्टिंग कहते हैं। यह क्रिया अशुद्ध वाष्पित हो जाती है, जो अशुद्धियां हैं वो वाष्प के रूप में उड़ जाती है। सल्फर की अशुद्धि सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल गई, नाइट्रोजन की अशुद्धि नाइट्रोजन ऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाएगी। धातु के यौगिक में अपचयन सरलता से हो जाता है। मुख्यतः इसमें सल्फाइड अयस्कों का भर्जन किया जाता है। अब क्या कह रहे हैं, सांद्रित अयस्क में जब वायु की अनुपस्थिति में हो, पहले ध्यान रखना ऑक्सीजन की उपस्थिति थी, ये शब्द बहुत अच्छी तरह याद रखना। अब ये अनुपस्थिति हो गई, वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पे, गलना नहीं चाहिए, कम ताप पर गर्म किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं। यह विधि कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त होती है। ध्यान रखना कौन सी चीज कहां के लिए, ये कार्बोनेट
तो जिंक कार्बोनेट है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बच जाते हैं। इस तरह से कार्बोनेट अयस्कों को गर्म करने पर वे विघटित होकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं तथा धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त हुआ। ये धातु ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड जिसको बोल रहे हैं हम, धातु का ऑक्साइड हमें प्राप्त हो जाता है। अब धातु ऑक्साइड जो बन गए उनका क्या आगे चलना है। अयस्कों से ऑक्साइड में परिवर्तन के पश्चात, यानी ऑक्साइड बन चुके हैं पीछे वाली विधि से, ऑक्साइड बनने के बाद क्या होता है, धातु का अपचयन किया जाता है, यानी धातु में अपचयित करते हैं। तो ऑक्साइड को अपचायक गालक के साथ मिला करके, यानी अपचायक या कोई गालक होता है उसके साथ मिला करके गर्म किया जाता है तथा धातु द्रव अवस्था में प्राप्त हो जाती है, यानी पिघल जाती है, द्रव अवस्था में मिलती है, धातु हमें एकदम सॉलिड फॉर्म में मिलती है। इस प्रक्रिया को हम प्रगलन कहते हैं। यानी क्या हुआ, धातु के ऑक्साइड का अपचयन करने से जो प्राप्त होती है धातु, यानी गल करके शुद्ध अवस्था में या चाहे जैसी व्यवस्था मिलती है, अशुद्धियां हटाने पर या जो भी कुछ है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, प्रगलन कहलाता है, यानी गलाना एक तरह से वो है इसमें प्रगलन वाली क्रिया। चलिए, प्रगलन की क्रिया जो है दो प्रकार से की जाती है, दोनों मेथड समझाए गए हैं। सबसे पहले कार्बन अपचयन विधि है। इसमें क्या होता है, भर्जित या निस्तापित अयस्क को कोक के साथ और कार्बन के साथ मिलाकर के वात्या भट्टी, बड़ी सी भट्टी होती है जो बताऊंगा अभी मैं, ठीक है, वात्या भट्टी में उच्च ताप पर, कितना ताप है, 700 से लेकर 1800 डिग्री तक गर्म किया जाता है। ठीक है, तो जरा हम देखते हैं वात्या भट्टी होती कैसे, जरा एक मिनट उसको देख लीजिए। ये है वात्या भट्टी, आपके सामने दिखाई दे रही है। तो वात्या भट्टी ये बड़ी सी होती है, ऊपर कपकोन की व्यवस्था होती है, यानी भर्जित गैस को ऊपर से डाला जाता है और नीचे देखो टेम्परेचर दिया हुआ, ये 400 डिग्री सी दिया हुआ है, 400 से लेकर के 900, फिर ये 900 से लेकर 1200 और फिर 1200 लेकर के 1600 डिग्री सी दिया होता है और नीचे ये गर्म हवा का झोंका भेजा जाता है, ऊपर गर्म होकर पहुंचती रहती है, इधर से भी जाता है, इधर से भी जाता है और यहाँ अग्निशय ईंटें होती हैं जिससे कि ये पिघलने ना पाए और जो व्यर्थ गैसें होती हैं वो इधर से निकल जाती हैं और ऊपर से अयस्क को हम गिराते हैं, यहाँ पे नीचे आते आते पिघल जाता है। पिघलने के बाद दो परतें बना लेता है। एक तो परत होती है धातु मल की, जो अशुद्धियां होती हैं, बेकार होता है, उसे बाहर निकाले जाते हैं और नीचे वाली परत से जो पिघला हुआ धातु हमें प्राप्त होता है। तो ये विधि जो थी इसको हम प्रगलन कहते हैं और वात्या भट्टी के अंदर होता है ऐसा, जो कि अभी बता रहा था मैं आपको। इसमें धातु अपचयित होकर के पिघली अवस्था में प्राप्त होती है, बताया अभी मैंने कि धातु अपचयित होकर के पिघली अवस्था में मिले। तो जिंक ऑक्साइड है, कार्बन के साथ इसको मिला के गर्म कर देते हैं, ये गर्म करने का चिन्ह है। तो जिंक धातु अलग हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाती है। एक रासायनिक विधि है, रासायनिक विधि को भी समझ लीजिए क्या है, इस विधि में अपचयन कैसे होता है। सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे, ये मैंने पीछे ही बताया था, रासायनिक श्रेणी में नीचे स्थित धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। इस सिद्धांत का उपयोग करते हैं, विस्थापन सिद्धांत का ध्यान रखना, विलयन से विस्थापन करना। और कौन सी थी, सक्रियता श्रेणी में देखा गया था। उपयोग करके विस्थापन विधि द्वारा धातु को पृथक किया जाता है। कॉपर सल्फेट ने जैसे पीछे कराया था आयरन को, तो ये है कॉपर सल्फेट है, इसमें आयरन मिला दिया गया तो आयरन कॉपर की जगह ले लेता है और कॉपर को अलग कर देता है, ये यहाँ कर दिया गया। ऐसे ही यहाँ कॉपर सल्फेट में जिंक मिलाया गया है, तो जिंक क्या करता है, जिंक आ जाता है, ये जो जिंक है ये कॉपर की जगह ले लेता है और कॉपर बेचारा अलग हो जाता है। तो इस तरह से हमें ये धातुएं मुक्त अवस्था में मिल जाती हैं। चलिए, कुछ और चीजें हैं आपकी, धातुओं का शोधन किस प्रकार से किया जा सकता है। शोधन को हम कैसे करते हैं धातुओं का, देखते हैं जरा, शोधन किया जा रहा है वो देख लेते हैं हम जरा। तो सबसे पहले है धातुओं के शोधन में भौतिक विधियां, कौन कौन सी विधियां हमारी प्राप्त होती हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः द्रवण, प्रभाजी क्रिस्टलन शुद्ध में आता है। क्या क्या है, एक तो द्रवण है और एक प्रभाजी क्रिस्टलन है, इसके द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। तो पहला है द्रवण। द्रवण में देखिए क्या है, शीघ्र पिघले वाली धातु जैसे टीन हो गई, लेड हो गया और आदि को ढलान वाली परावर्तक भट्टी में गर्म किया जाती है। परावर्तक भट्टी अलग से आती है, परावर्तक भट्टी होती है, इसमें गर्म किया जाता है और धातु पिघला करके नीचे बह जाता है और अशुद्धियां वहीं रह जाती हैं। ठीक है, तो ये फिजिकल मेथड है, यानी कि भौतिक विधियां हैं ये। दूसरा है, ये एक और दिया हुआ है, जोन शोधन या प्रभाजी क्रिस्टलन विधि। इस विधि को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ये क्रिस्टलित धातु है और ये वृत्ताकार उष्मक है और ये अशुद्ध धातु की छड़ है, उष्मक के चलने की दिशा है, मतलब कि उष्मा इधर की तरफ जा रही है। ये पिघला हुआ जोन दिखाई दे रहा है, जो दिख रहा है बीच में, ये पिघला हुआ जोन रहता है,
ये आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। इसी को जौन शोधन बोलते हैं, इसी जौन के कारण जौन शोधन बोलते हैं। तो यही जरा देखते हैं क्या है यहाँ पर, कैसे ये हो रहा है, इसके बारे में जो लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही मैंने बताया। धातु में अशुद्धि के कारण उसका गलनांक कम हो जाता है। जौन शोधन इस सिद्धांत पर आधारित है, अशुद्धि मिलाने पर है। अशुद्धियां धातु की ठोस अवस्था की अपेक्षा द्रव अवस्था में अधिक विलय होती हैं। इस विधि से गोल्ड, सिल्वर तथा प्लेटिनम को शुद्ध किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध धातु की छड़ बना करके उसके एक सिरे को वृत्ताकार ऊष्मा से पिघलने तक गर्म करते हैं। धीरे धीरे छड़ की ओर दूसरी ओर खिसकाते जाते हैं, एक तरफ से दूसरी ओर खिसकाते जाते हैं। ऊष्मा द्वारा धातु का एक भाग पिघल जाता है तथा वह अपने साथ अशुद्धियों को लेते हुए ठोस होती हुई शुद्ध धातु की ओर पीछे छोड़ते हुए दूसरी ओर को बढ़ता है। इस प्रकार दूसरे सिरे पर अधिक अशुद्धि पहुंच जाती है तथा बचा हुआ भाग शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार को बार बार दोहराने से अति शुद्ध धातु प्राप्त होती है और अशुद्धि मुक्त दूसरे सिरे को काट करके पृथक कर जाते हैं। यानी जहां पे अशुद्धि पहुंच गई उसको काट के अलग कर देते हैं। जैसे ये छड़ दिखाई दे रही है आपको, कि गर्म होती जा रही है तो शुद्ध धातु इस तरफ पहुंच जाएगी, यानी शुद्ध धातु इसके इधर पहुंच जाएगी और अशुद्धियां वो जो है इधर की तरफ आ जाती हैं। तो इसको काट करके अलग कर दिया जाता है। तो ये विधि है, इस विधि को आप लोग तैयार रखते हैं। लेकिन सबसे अच्छी विधि जो माने जाने वाली है वो है हमारी ये रासायनिक विधि। रासायनिक विधि ये एक विद्युत बटने दिखाई हुई है, इसमें विद्युत बटन होता है। तो ये देख लेते हैं, ये एक पॉट दिया हुआ है। ये इस पॉट में क्या क्या भरा होता है, एक तो विद्युत अपघट्य भरा हुआ होता है। ये पॉट आपको दिया हुआ यानी बर्तन है। बर्तन में अम्लीकृत कॉपर सल्फेट विलयन भरा हुआ है। ये अम्लीकृत कॉपर, यानी अम्ल भी मिला हुआ है कॉपर सल्फेट के विलयन में। तो ध्यान रखना, अम्ल का मतलब हो गया H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और कॉपर सल्फेट भी इसमें मिला दिया गया। दोनों चीज इसके अंदर मिला दी गई है। किसमें? इस विलयन के अंदर। चलिए, अब ये एक तो इसमें कैथोड बनाया गया है और एक को एनोड बनाया गया है। इसमें अब होता क्या है एनोड कैथोड बनाने के बाद? इसमें एनोड और कैथोड का बहुत महत्व है, किसको कैनोड बनाया जाए और किसको कैथोड बनाया जाए। तो ध्यान रखना है कि अशुद्धि वाले को एनोड बनाना होता है, अशुद्ध धातु होता है, ये जो है अशुद्ध धातु है, इसको एनोड बनाया जाता है। और जो शुद्ध आएगी वो यहां आ जाएगी, ये शुद्ध धातु है। शुद्ध धातु का ये क्या होता है? कैथोड बनाया जाता है। तो वास्तव में होता क्या है, कॉपर सल्फेट में जो कॉपर आयन है, ये जो कॉपर आयन दिखाई दे रहे हैं, ये कॉपर आयन तो शुद्ध धातु की तरफ बढ़ जाते हैं और इस पे जाके कलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जैसे ये क्रिया होती है वैसे इस अशुद्ध धातु से एक कॉपर आयन निकल जाता है, यानी यहां से कॉपर +2 बन जाता है और ये इस पे कॉपर +2 आकर के मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, ये धातु में कन्वर्ट हो जाता है और इस पे कलेक्ट हो जाता है। इस प्रकार ये प्योर धातु की छड़ हमें प्राप्त हो जाती है, इसको निकाल के अलग कर लिया जाता है। इसके अंदर यही सब लिखा हुआ है। चलो देखते हैं पढ़ के इसमें क्या करते हैं। कुछ धातुओं का रासायनिक विधियों द्वारा शोधन किया जाता है। अधिक शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटन विधि का प्रयोग किया जाता है। ये बताया मैंने, इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी करते हैं। अधिक शुद्ध चाहिए अगर तो। अशुद्ध धातु की मोटी छड़ धन इलेक्ट्रोड तथा अशुद्ध धातु की पतली छड़ ऋण इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त हो जाती है। इस धातु के लवण के घोल को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जब विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन में उपस्थित धन आयन, धातु आयन ऋण इलेक्ट्रोड की ओर जाकर धातु के रूप में अपचयित हो जाते हैं। धन इलेक्ट्रोड से धातु के परमाणु ऑक्सीकृत होकर विलयन में घुल जाते हैं। विलयन में घुलने के बाद यह आयन भी कैथोड की ओर चले जाते हैं। एनोड में धातु के मिली हुई अशुद्धियां प्रायः अघुलनशील होती हैं। जैसे जैसे एनोड से धातु के परमाणु विलयन में प्रवेश करते हैं वैसे वैसे एनोड का पदार्थ कम हो जाता है तथा अशुद्धि एनोड के नीचे तल पर एकत्र हो जाती है, जिसे हम एनोड पंख या कीचड़ कहते हैं। ये यहां दिखाई दे रहा है एनोड पंख, ये वाला बना हुआ है जो ये अशुद्धियां कलेक्ट हो जाती हैं। इस विधि का जो प्रयोग होता है वो क्रोमियम, निकेल और कॉपर, जिंक आदि धातुओं के शोधन में आता है। तो इसको याद रखना कौन कौन सी धातुएं इसमें प्रयुक्त होती हैं, यानी क्रोमियम हो गया, निकेल हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया। इन धातुओं के द्वारा जो है विद्युत अपघटन किया जाता है। अब चलते हैं हम धातु का
यानी धातु हमारी कौन सी, अब एक विशेष धातु ले ली गई है आयरन। आयरन धातु का हम कैसे निष्कर्षण कर रहे हैं, तो ये वात्या भट्टी का एक चित्र दिया हुआ है। चलो, तो लोहे धातु का हम निष्कर्षण लेने जा रहे हैं, यानी ये धातु का हम इसका ले रहे हैं कि लोहे को अयस्क से लेकर के हम लोहे में कैसे प्राप्त करेंगे, यानी शुद्ध लोहा कैसे प्राप्त होगा हमारा, इसमें देखना है। तो सबसे पहले इसका अयस्क ले लेते हैं। अयस्क में सबसे पहले हेमेटाइट आता है Fe2O3, मैग्नेटाइट आता है Fe3O4, सीडेराइट आता है FeCO3 और एक आयरन पायराइट यानी कि आयरन पायराइट FeS। तो ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। चलिए देखते हैं, हेमेटाइट भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, दोनों ही हैं इसके मेन। तो महीन चूर्ण में बदल करके इसको कौन सी विधि लगाते हैं, गुरुत्व पृथक्करण विधि। ये विधि मैंने पहले बता दिया था, तो उसका चित्र वगैरह आप बना लेंगे इसमें। चलिए, सांद्रण के पश्चात क्या होता है, अयस्क का भर्जन करते हैं। भर्जन में मैंने बताया था क्या होता है, इसमें अयस्क में उपस्थित आर्सेनिक और सल्फर की अशुद्धियां अलग हो जाती हैं। कौन कौन सी अशुद्धियां होती हैं, आर्सेनिक और सल्फर की। ये अशुद्धियां वार्पशील ऑक्साइड बनकर के दूर हो जाती हैं। अयस्क सनंद्रमय हो जाता है, बिल्कुल भुरभुरा हो जाता है जिसे कहते हैं, और जिससे उसका धातु में अपचयन सुविधाजनक है। जो भुरभुरी चीजें होती हैं, जैसे आप हलवा वगैरह बनाते हैं तो पहले उसको भून करके भुरभुरा बना लेते हैं, वही है भुरभुरी टाइप का, उसको रंध्रमय कहते हैं। जैसे ये है आर्सेनिक आपका 4As, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये अशुद्धि बना करके उड़ जाता है वहां से। सल्फर था, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, सल्फर डाइऑक्साइड बना करके उड़ जाता है। तो जो भी इस तरह के ऑक्साइड होते हैं ये सब वहां से गर्म होकर के हल्के होकर के उड़ जाते हैं सारे के सारे। अब क्या होता है, भर्जित जो अयस्क जो भर्जित के बाद प्राप्त हुआ, भर्जन के बाद भर्जित अयस्क को चूना पत्थर के साथ और कोक मिला करके वात्या भट्टी में, कौन सी भट्टी है, वात्या भट्टी, जो दिख रही भट्टी आपके सामने, ये भट्टी दिख रही है, ऊपर से डाला जाता है, मतलब यहां से डाला जाता है, ये ऊपर से यहां से डाल देते हैं इसको पूरे मिला करके। भर्जित अयस्क, चूना पत्थर और कोक ये सब मिलाया जाता है, तीनों चीजें मिला करके यहां से डाल देते हैं। यहाँ पे कप और कोन की व्यवस्था थी, ये कप है और ये कोन होता है, इसको कोन बोलते हैं, ठीक है। इसकी व्यवस्था से डाला जाता है और नीचे से गर्म हवा भेजी जाती है। ये इस जगह से गर्म हवा जा रही है, जो दिखाई दे रहा है आपका, यहां से और यहां से ये गर्म हवा यहां से भेजा जाता है, ठीक है। अब वात्या भट्टी में तापमान एक समान नहीं रहता है, ऊपर कम होता है, नीचे आते हैं तो बहुत ज्यादा होता है। जैसे अयस्क, चूना पत्थर तथा कोक नीचे की ओर जाते हैं, उन्हें तापमान के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरना पड़ता है और वात्या भट्टी में निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। तो ये अभिक्रियाएं आपको याद करना, जैसे ऊपर से 400 शुरू हुआ है, जैसे कि स्टार्टिंग में आप देखो तो ये 400 से लेकर 900 का टेम्परेचर दिया हुआ है, ये 900 से लेकर 1200 का दिया, ये 1200 से लेकर के 1600 डिग्री सी दिया हुआ है। यहां तक आते आते धातुएं पिघल जाती हैं। चलिए, क्या क्या होता है, सबसे पहले कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड फिर से कार्बन से विक्रिया करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। अब ये कार्बन फिर ऑक्सीजन से विक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। कुल मिलाकर के कार्बन मोनोऑक्साइड ये ज्यादा पार्ट प्ले करती है इसके अंदर, यानी इसका जो मुख्य रोल होता है वो आयरन का जो अयस्क है ऑक्साइड की फॉर्म में प्राप्त हुआ, इससे विक्रिया करके आयरन को अलग कर देती है, अपचयित करती है। ऐसे यहां पर है, ये कार्बन जो दिया जाता है, कार्बन का चूर्ण जो मिलाया जाता है, वो भी आयरन को अलग करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। इस प्रकार आयरन अलग हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट चूना क्यों मिलाया गया था, इससे कैल्शियम ऑक्साइड बन गया था और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गए थे। ये कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका अशुद्धि के साथ मिलकर के धातुमल मिला लेता है, धातुमल बना देता है। धातुमल का मतलब क्या होता है, अशुद्ध धातु जिसको कहते हैं। ये धातुमल ऊपर वाली परत में रहता है, यानी यहाँ पे धातुमल ऊपर वाली परत है, इसकी दो परतें दिख रही होंगी, नंबर 1 परत है या नंबर 2 परत है, तो ये अलग हो जाती हैं। तो इस प्रकार हमें शुद्ध धातु पिघला हुआ लोहा वात्या भट्टी से प्राप्त होता है। ऊपर हमने भर्जित अयस्क डाला था, इस जगह पे भर्जित अयस्क डाला गया था और नीचे ये पिघल करके यहां से पिघला हुआ लोहा प्राप्त हो जाता है। अब वात्या भट्टी से प्राप्त लोहे में काफी मात्रा में कार्बन मिला रहता है, ये ध्यान रखना, कार्बन मिला रहता है। इसे हम कच्चा लोहा कहते हैं, पिग आयरन, नाम याद रखने हर एक के। अब इसे अलग अलग प्रक्रियाओं से शुद्ध किया जाता है और विभिन्न ग्रेड के लोहे का निर्माण किया जाता है, जैसे ढलवा लोहा, इससे बढ़िया लोहा होता है, फिर पिटवा लोहा होता है, कास्ट आयरन बोलते हैं, और इसे रफ आयरन बोलते हैं। चलिए, अब लेते हैं हम संचारण। जो धातु आपने प्राप्त कर ली है उस पर जंग लगने से भी बचाना है उसको। देखते हैं कैसे बचते हैं, संचारण कैसे होता है, जंग
जंग लगने की क्रिया को ही संचारण कहते हैं। चल देखते हैं कैसे है। सबसे पहले हम संचारण के बारे में परिभाषित करेंगे। हम जानते हैं कि क्रियाशील धातुएं जैसे जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, शीघ्र ही ऑक्सीजन से या नमी के साथ अभिक्रिया करती हैं और उन यौगिकों में परिवर्तित हो जाती हैं और यह क्रिया उनके यौगिक बना लेते हैं। इस क्रिया को हम संचारण कहते हैं। यह संचारण दिया हुआ है। लोहे पे देख लेते हैं। लोहे की ऑक्सीजन और जल से अभिक्रिया दोनों से होती है, ऑक्सीजन और जल दोनों से अभिक्रिया होती है। और क्या करता है ये, तो उस पर जो कंपाउंड बनता है वो भूरे रंग का होता है और जंग लग जाता है। इसी को कहते हैं जंग लगना। कहाँ हम जंग लगने की प्रक्रिया उनसे बचाने के लिए तरीके पढ़ेंगे। इसमें अध्ययन करना है आपको, कैसे कैसे जंग बचा सकते हैं। उस पर ग्रीस लगा दीजिए, पेंट कर दीजिए, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल करके हम उनको बचा सकते हैं। तो ये आप बुक से तैयार करेंगे किन किन विधियों का उपयोग करते हैं। मैंने अभी बताया आपको, ग्रीस लगा करके भी बचा लेते हैं। जैसे आप लोग प्लास वगैरह लेने जाते हैं या कुछ और इंस्ट्रूमेंट लोहे के लेने जाते हैं तो उस पर पहले से ऑयल लगा रहता है या कोई ग्रीस वगैरह लगा रहता है। तो ये विधि आपको करनी है। तो अब ये एक प्रयोग आपके यहाँ दिया हुआ है, ये प्रैक्टिकल कैसे करना है आपको ये समझाया गया है। इसमें क्या किया गया है, ये एक आपको दिया है, पूरा प्रयोग है। इस प्रयोग के बारे में समझाया गया है। प्रैक्टिकल क्या है कि कौन कौन सी शर्तें होती हैं जो जंग लगने के लिए पर्याप्त होती हैं। तो ये 3 परख नली हैं, तीनों में क्या करा गया है, इसमें आलपीने डाली गई, ये आलपीन डाल रखी है इसके अंदर। अब इसमें सूखी परख नली ली गई है, ये वाली सूखी परख नली है, ये भीगी हुई रुई के साथ भीगी हुई ली है और ये पानी ले रखा, पानी में डूब गई है। तो जो आवश्यक शर्त होती है वो ये कि इसके लिए ऑक्सीजन और जल दोनों होने चाहिए। तो इस वाले में यानी जंग बहुत जल्दी लगेगा, उससे कम इसमें लगेगा और सबसे कम इसमें लगेगा, लगभग ना के बराबर रहता है। तो ये प्रयोग आपकी बुक में दिया हुआ है। इस प्रयोग को आप लोग करेंगे, लिखेंगे अपनी कॉपी के अंदर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये एक और चीज दिखाई दे रही है आपको, आयरन है। आयरन पर जंग कैसे लगा उस क्रिया को समझाया जा रहा है कि कैसे लगा है। पहले हम इसको समझ लेते हैं, चित्र को ही समझ लेते हैं। चित्र में आपको दिख रहा होगा ये लेयर आपको बनी हुई दिखाई दे रही है, एक लेयर जा रही है ऊपर, देखा होगा। इस लेयर के 2 हिस्से हो गए आगे जा करके। एक तो ये कुछ बुलबुले की फॉर्म में बन गई है और एक ये बाहर वाली लेयर दिखाया जा रहा है, ये लेयर जा रही है आपकी। इसमें ऑक्सीजन की जो सांद्रता वाली है 2 लेयर बन गई। एक तो ये ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता की बन गई और ये ऑक्सीजन की कम सांद्रता की लेयर बन गई। अब यहां क्या होता है, सबसे पहले ये जो आयरन होता है ये Fe, ये आयरन कन्वर्ट करता है Fe+2 में। ये जो Fe+2 दिखाया गया है यहाँ पे +2 बन जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब ये इलेक्ट्रॉन लेकर के पहुंचता है अंदर ही अंदर, सेल बन जाता है और तुरंत पहुंचता है जल के पास। जल उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है H2O और वायुमंडल की ऑक्सीजन ले लेता है, आधी ऑक्सीजन ले रहा है यहाँ पर, और तुरंत क्या करता है ये हाइड्रोक्साइड बना लेता है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन बना लेता है, OH- आ जाता है और 2 बना देता है। अब यही दोनों मिलकर के अभिक्रिया करते हैं और क्या करते हैं ये जरा देख लीजिए। Fe होता है और 2 OH- का है, तो ये बनाता है कुल मिलाकर के FeOH आयरन का हाइड्रोक्साइड बना लेता है। अब आयरन का हाइड्रोक्साइड बनने के बाद जो है फिर आपका ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Fe2O3 में। तो ये Fe2O3 में कन्वर्ट होना इधर समझाया गया है। कहाँ गया, ये यहाँ पे दिखाया गया है आपको। देखिए कैसे है। सबसे पहले आयरन जो होता है Fe2 में कन्वर्ट हुआ, ये आपने दिखाई दिया Fe और Fe2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन बन गए। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन मिले ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके और जल से अभिक्रिया करके 4OH बना लेते हैं, वहाँ 2 ही मैंने दिखाए थे। और ये फिर जो है आयरन और ये हाइड्रोक्साइड मिलकर के FeOH का होल ट्वाइस बना लेते, जो मैंने बताया था अभी आपको। अब ये जो होल ट्वाइस हुआ इसमें ऑक्सीजन भी आ जाती है और जल भी, नमी भी आ जाती है, सारा का सारा मिल करके एक Fe2O3 की फॉर्म में और XH2O की फॉर्म में ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड बनाता है। इसका नाम है हाइड्रेटेड ऑक्साइड। यही जंग होता है, इसी के कारण इस पर जंग लगता है। तो ये समीकरणें आपको याद होनी चाहिए।
प्लस वो चित्र भी आपको याद होना चाहिए, जो चित्र भी आपको बताया ये चित्र भी आपको याद होना चाहिए, और साथ में इसके समीकरण है। पहले चित्र बनाना है आपको, चित्र बनाने के बाद ये समीकरण है और इसके बारे में लिखना है। चित्र आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड पे बनाना है और राइट हैंड साइड पे इसके बारे में ये लिखना है। लिखने का काम आप लोग पूरा चित्र से करोगे और मेरा काम था समझाना, और इसको समझा दिया मैंने। आगे थोड़ा सा एक दो चीजें और हैं कि मिश्र धातुएं बनाई क्यों जाती हैं, इसका एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो मिश्र धातु बनाने के लिए एक धातु को पिघला करके उसमें अन्य धातुओं की निश्चित अनुपात में मात्रा मिला दिया जाता है। बाद में इसे ठंडा करके मिश्र धातु प्राप्त होती है। ये धातु जो होती है वो जो पिछले धातुएं थी जिनको मिलाया गया उनसे गुणों के आधार पे बहुत अच्छी होती है, यानी वांछित गुण प्राप्त हो जाते हैं। इससे हमें अच्छे गुणों वाली धातु प्राप्त होती है, यानी मिश्र धातु प्राप्त होती है। इसी लिए हमें मिश्र धातु बनाई जाती है, यानी कि और अच्छी उसके अंदर क्वालिटी आ जाए, गुणवत्ता और बढ़ जाए उसके अंदर, इसलिए मिलाया जाता है। तो चलते हैं देखते हैं। लोहा सर्वाधिक उपयोगी धातु है, लेकिन शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि यह नरम होता है। इसमें थोड़ा सा कार्बन मिला दिया जाता है और कठोर बना दिया जाता है, जैसे स्टेनलेस स्टील है, ठीक है, लोहे के मिश्र धातु है। इसमें कार्बन के अतिरिक्त निकेल और क्रोमियम मिला जाता है जिससे इस पे जंग नहीं लगता। क्रोमियम लोहे को जंग से बचाता है, इसलिए लोहे की उपयोगिता बढ़ जाती है, इस पे जंग नहीं लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ देखते हैं क्या है। अब क्या कुछ करा गया है इसमें, ये आपको मिश्र धातु कंबाइन दिया गया है। मिश्र धातु आपको सारी लिखनी है और याद भी करनी है कि कौन कौन से कंपोजिशन में कौन कौन सी धातु। जैसे पीतल है, पीतल में ये कॉपर मिलाया गया है 60% और से 80% तक। जिंक है 40% से 20% तक। ये कहाँ यूज होते हैं, बर्तन और घरेलू सामान बनाने में होते हैं। ऐसे ये कांसा है, कांसा कहाँ इसमें क्या होता है, कॉपर 75% से 90% तक मिला होता है, और टिन यानी एसएन 25 से लेकर 10% तक। सिक्के बनाने में होता है, बर्तन बनाने में होता है, मूर्तियां बनाने में होता है। ऐसी जर्मन सिल्वर है, इसमें कॉपर होता है और जिंक मिला होता है और निकेल बना, कॉपर 50%, जिंक 25% और निकेल भी 25%। ये काहे में बनाने में होता है काम, बर्तन बनाने में, सिक्के बनाने में और आभूषण बनाने में काम में लाया जाता है। ऐसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, इसमें मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। मैग्नीशियम 5%, एल्युमिनियम 95%। ये वायुमंडल का ढांचा बनाने में काम आता है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसमें आ जाओ, बेल मेटल क्या होता है, बेल मेटल बनाने के लिए आता है कॉपर 80% और टिन 20%। घंटियां बनाने के काम में आता है, बेल के नाम से दिया हुआ है। गन मेटल जो बंदूक में यूज होता है मेटल, उसमें कॉपर 87% होता है, जिंक 3% होता है, एसएन 10% होता है। ये इंजीनियरिंग सामान जो भी हम इंजीनियरिंग में यूज करते हैं उस सामान को बनाने के काम आता है। ऐसे ही सोल्डर जो रांगा है आप लोग यूज करते हो सोल्डिंग वोल्डिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है इसका। इसमें टिन जो होता है 50% होता है, 50% से 75%, और लेड जो होता है वो 50 से लेकर 25% होता है। ये धातुओं के तारों को जोड़ने में, सोल्डरिंग में काम आता है, बहुत ज्यादा काम होता है इसका। यह है डूरेलुमिन। डूरेलुमिन में क्या है, ये एल्युमिनियम 95% होता है, कॉपर 4%, मैग्नीशियम 0.5% है और मैग्नीज है 0.5%। ये बनाने क्या काम आता है, वायुयान बनाने काम आता है, हेलीकॉप्टर बनाने काम आता है, जेट विमान के निर्माण में काम आता है। अब आते हैं स्टेनलेस स्टील जिसके बर्तन वगैरह बनाते हैं। इसमें क्रोमियम जो होता है 11.5% होता है, निकेल जो होता है 2% होता है, कार्बन की थोड़ी सी मात्रा होती है और शेष मात्रा आयरन की होती है। ये भोजन पकाने वाले बर्तन, चाकू इत्यादि बनाने के काम आते हैं। एल निको, आजकल इसका बहुत ज्यादा यूज चल रहा है चुंबक बनाने में। यह है एल्निको में एल्युमिनियम जो होता है 12% होता है, कोबाल्ट 5% होता है, निकेल 20% होता है और शेष आयरन होता है। ये क्या काम करता है, स्थायी चुंबक बनाने के काम आता है। अब बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन आता है, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं। इसमें अधिक सक्रिय धातु का हम उपयोग करते हैं। अधिक सक्रिय धातु को जो है कम सक्रिय धातु के ऊपर लेप बना के चढ़ा दिया जाता है। तो क्या होता है, वो जो लेप बना के चढ़ाया गया है तो वो ऊपर वाली धातु क्रिया करके एक परत बना लेती है और अपने ऊपर जैसे जंग लग गया अंदर वाले को बचा के रखती है। तो वही लिखा हुआ है यहां, अधिक सक्रिय धातु का उपयोग करके भी धातु को संरक्षण से बचाया जाता है। यह प्रक्रिया उत्सर्ग संरक्षण कहलाती है, यानी सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, यानी एक धातु सैक्रिफाइस हो जाती है। अपने गैल्वेनाइजेशन लोहे के बारे में सुना होगा। इसमें लोहे की वस्तु के ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है।
जिंक लोहे से ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए वह ज़्यादा ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और एक मोटी परत जिंक ऑक्साइड की बना लेता है, अतः लोहे को जंग लगने से बचा लेता है। यहाँ ये लेसन आपका समाप्त हो रहा है। कॉपी आप लोग कंप्लीट करेंगे। इस बार कॉपी की कॉपी की स्कैन कॉपी मैं नहीं भेजूंगा, आप लोग इसी में से सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे, और यदि नहीं कुछ आता है तो आप लोग नेट से सर्च करेंगे या फिर मेरे पे से व्हाट्सएप से पूछने का प्रयास करेंगे। वैसे भी आज वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, मैं इतना लंबा नहीं चाह रहा था बनाना, लेकिन फिर भी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिएगा आप लोग, और जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर करिएगा। और इसी के साथ धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।